नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ी। नाभिकीय अभिक्रिया में हमने क्या किया था, उसका आवेश संरक्षण पढ़ लिया था। उसके लिए हमने क्यूमान, ऊर्जा का जो मान था क्यूमान, वो ज्ञात कर लिया था। क्यूमान के अलावा हमने लास्ट में दहली ऊर्जा का मान भी ज्ञात किया था। इतना हमने लास्ट अभिक्रिया में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं उससे आगे। तो अगली जो अपनी हेडिंग है वो है अल्फा 6। अल्फा 6 बेटा देखो, अल्फा 6 होता क्या है। अगर हम अल्फा कण की बात करते हैं, अल्फा कण का मतलब क्या होता है कि एक हीलियम परमाणु जो होता है वो अल्फा कण के बराबर होता है। मतलब अल्फा कण बोल दो या हीलियम परमाणु बोल दो, बात क्या है, एक ही है। तो जब हम हीलियम परमाणु की बात करते हैं तो बेटा हीलियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 2, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास कोई नाभिक है, उस नाभिक से अगर हम अल्फा कण उत्सर्जित कर दें तो उसके परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जाएगी, 2 की, और द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी हो जाएगी, 4 की। तो बेटा कोई भी जो अपने पास रेडियो एक्टिव तत्व होता है या रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उसके नाभिक में हम क्या करते हैं, हीलियम परमाणु को उत्सर्जित करते हैं उसके नाभिक से। तो जब उसके नाभिक से हीलियम परमाणु उत्सर्जित होगा तो जो मूल नाभिक है या मूल जो तत्व है अपने पास बेटा, उस मूल तत्व का परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है, क्योंकि हीलियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4, कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बेटा देखो, अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो जो नया तत्व बनेगा उस नए तत्व के लिए परमाणु क्रमांक कितना होगा, 2 कम होगा, और द्रव्यमान संख्या कितनी कम होगी, 4 कम। तो जो नया तत्व बनेगा वो आवर्त सारणी में 2 वर्ग पीछे चला जाएगा बेटा। कहाँ पर चला जाएगा, 2 वर्ग पीछे। मतलब 2, अगर मान लो ये वर्ग की बात हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे था इस वाले खाने में, तो यहाँ से ये कौन से पे आ जाएगा, इस वाले खाने पर आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा 2 वर्ग। जब उसके मूल जिस नाभिक से या परमाणु से जब हीलियम परमाणु उत्सर्जित होगा। अगर बेटा हम एग्जाम्पल वैसे प्रतीक के रूप में देखें तो क्या आएगा अपने पास, माना अपने पास ये एक परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A, ये अपने पास कोई नाभिक है। इस नाभिक से जब हमने एक अल्फा कण उत्सर्जित किया तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, ठीक है। नया परमाणु बनेगा तो Y से दर्शाया, द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी हो गई, 4 की। प्लस में हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2He4, या क्या बोल दो इसको, अल्फा कण बोल दो, ठीक है। तो जब भी किसी नाभिक से या परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। बेटा अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम तो अपने पास क्या होता है, देखो 92 यूरेनियम 238, क्या होता है अपने पास, 92 यूरेनियम 238। इससे अगर अपने पास हम किसकी बात करते हैं, एक अल्फा कण इससे उत्सर्जित करेंगे तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी, 2 की। मतलब 92 में 2 गए, कितने हो गए, 90 परमाणु क्रमांक होता है थोरियम का। मतलब ये जब भी यूरेनियम परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, थोरियम परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या में बेटा कितने की कमी होती है, 4 की। तो 38 में 4 गई, प्लस में यहाँ से आ गया मान, ये बेटा हो गया अल्फा 6 का एग्जाम्पल, कि जब भी हम 92 यूरेनियम 238 से, या कह दो कि यूरेनियम से जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो यूरेनियम होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, थोरियम परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे देखो, जो अपनी अगली हेडिंग है यहाँ पर, उस अगर हम अगली हेडिंग की बात करते हैं तो बेटा जो अपनी अगली हेडिंग आएगी वो आएगी कि जब भी देखो अल्फा 6 होगा या अल्फा कणों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो जब अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है तो ऐसी स्थिति में अपने पास होगा क्या, वो देखो बेटा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी जब भी उत्सर्जन होता है। और जब बेटा ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो हम उसको ऊर्जा को ज्ञात करेंगे कि जब अल्फा 6 होता है तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो देखो अल्फा जो कण होता है अपने पास, इसकी गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि बेटा गति करेगा तो गति करते हुए कण की कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो जो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है, मतलब अधिक होती है। और इस कारण जब ये
ये जो अल्फा कण होता है इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण कि ये रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं बेटा उससे स्वतः उत्सर्जित हो जाता है, अपने आप उत्सर्जित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और अस्थायी तत्व का मतलब क्या है, उनको स्थायित्व प्राप्त करना होता है। और जब अल्फा कण की गतिज ऊर्जा अधिक होती है तो ये अपने आप वहां से क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास देखो एक कोई परमाणु क्रमांक है Z, ये परमाणु हो गया था और ये हो गया था द्रव्यमान संख्या। उत्सर्जित हुआ तो क्या आया, Z-2 हो गया, Xa-4, और प्लस में क्या आएगा अपने पास, अल्फा कण ले लो, लिख लो, चाहे हीलियम लिख लो, और प्लस में बेटा यहाँ पर प्राप्त होती है ऊर्जा। क्यों? इसका हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ पर देखो ऊर्जा Q का मान निकालना है बेटा, सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी हुई, एक कण कितने में विभाजित हो गया, 2 में, मतलब विखंडन अभिक्रिया है। लेकिन कहीं पर भारी परमाणु की आवश्यकता पड़ी या भारी पदार्थ की हमें आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी। इसका मतलब ये कौन सा विखंडन है, स्वतः विखंडन है। अब जब स्वतः विखंडन है तो ऐसी स्थिति में देखो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, विखंडन अभिक्रिया में हमेशा ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो उस ऊर्जा की अगर हम बात करें, Q की अगर हम बात करें, तो जो अपने पास उत्पाद बना है, उत्पाद बेटा ये Y बना था यहाँ पे, तो Y जो उत्पाद बना है ये, और प्लस में अल्फा कण, दोनों की गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। इस Q का जो मान है वो अल्फा कण की ऊर्जा और इस Y कण की जो ऊर्जा है दोनों के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। अब जब दोनों के योग के बराबर है तो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जब हमें इसको लिखना होगा तो इसका मतलब अपने पास जो Q ऊर्जा यहाँ पर आई है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, Y की ऊर्जा हो गई बेटा, और प्लस में E अल्फा, मतलब अल्फा कण की ऊर्जा हो गई, और Y जो हमें उत्पाद मिला था उसकी ऊर्जा हो गई। अब जब दोनों ऊर्जा यहाँ पर रखो तो Q बराबर कितना आएगा अपने पास, देखो 1/2 गतिज ऊर्जा होगी दोनों की, तो फॉर्मूला होता है mv², तो ये हो गया mvy², प्लस में अल्फा कण के लिए क्या आएगा, 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 1, ये कुल ऊर्जा हो गई क्योंकि हमें मान निकाल दिया। अब देखो जब भी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है या नाभिकीय अभिक्रिया होती है, संवेग हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। अगर मैं यहाँ पर my की बात करूं तो my क्या है, y नाभिक का द्रव्यमान जो उत्पाद बना था, या कह दो पितृ नाभिक से जो पुत्र नाभिक का अपना पुत्र या पुत्री नाभिक जो हमें प्राप्त हुई थी, कहाँ से, पिता नाभिक से, उस y नाभिक का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और m अल्फा किसका द्रव्यमान है, अल्फा कण का द्रव्यमान है। तो अगर हम बात करते हैं देखो संरक्षण अभिक्रिया में, तो संरक्षण अभिक्रिया में संवेग संरक्षित रहता है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, संवेग संरक्षण से। बेटा जो संवेग संरक्षण होता है उस संवेग संरक्षण की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो संवेग संरक्षण से होता क्या है कि अभिक्रिया से पहले का संवेग बराबर किसके होगा, अभिक्रिया के बाद। देखो अभिक्रिया के पहले जो अपना कण था वो स्थायी था, गति नहीं कर रहा था, टुकड़े होने के बाद गति कर रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया से पहले उसका संवेग कितना हो गया, 0। ये बराबर होगा बेटा किसके, अपने पास जो मान था वो अपने पास क्या है, y कण के लिए संवेग क्या होगा, my/vy, प्लस में अल्फा कण का संवेग क्या होगा, m अल्फा v अल्फा। बेटा यहां से पक्षांतरण कर दो, क्या आएगा, my/vy बराबर माइनस m अल्फा v अल्फा। यहां से vy का मान निकाल दो, क्या हो जाएगा, माइनस m अल्फा v अल्फा अपॉन में my हो गया। गुणा में था, कहां पे चला गया, भाग में चला गया। ये जो मान है इसको आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर, रखो बेटा समीकरण 1 में मान। जब हम समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो जो Q होगा ये आ जाएगा 1/2 my, इनटू में क्या होगा, माइनस होगा अंदर, तो माइनस m अल्फा v अल्फा अपॉन में my का होल स्क्वायर, प्लस में 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। करो बेटा इसको आगे सोल्व, क्या आएगा, जब आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 my, वर्क करने पर माइनस हो गया, प्लस तो आएगा m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर अपॉन में my स्क्वायर, प्लस 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। बेटा इसको आगे सोल्व करो, देखो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे
तो जो अपने पास मान है वो मान क्या आएगा वो देखो, y से एक my कट कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, ये बचा, या दोनों में से कॉमन देख लो क्या रहा है, 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ गया बेटा, इसकी जगह पर क्या बचेगा, ये बचा m अल्फा बच गया, एक बच गया my, और प्लस में क्या हो गया 1। ये अपने पास मान आ गया। जब हम इस मान को आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखो, 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, ये हो गया m अल्फा प्लस में my, और अपोन में क्या आएगा my। बेटा मान रखो, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो देखो m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, अंदर का मान क्या होगा, अल्फा जो कण है इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बताओ, अल्फा कण की बात कर रहे हैं तो अल्फा कण की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होगी अपने पास बेटा, वो है 4। अब बात करते हैं y जो उत्पाद था उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो बेटा उत्पाद की जो द्रव्यमान संख्या थी वो प्रारंभिक द्रव्यमान संख्या में से कितनी कम होगी, 4, तो इसको 4 कम कर दो तो ये हो गया a-4, और अपोन में my बराबर क्या आ गया a-4। बेटा 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो q बराबर किसके बचा, 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, अंदर क्या बचा है a अपोन में a-4, ये आ गया अपने पास q का मान। अगर हम आगे देखो इसको देखना चाहें तो ये जो मान है इसको आप कैसे लिखोगे, देखो q बराबर क्या लिखोगे E अल्फा, क्योंकि ये वाली जो ऊर्जा है किसकी ऊर्जा है, अल्फा कण की ऊर्जा है। आगे क्या आएगा बेटा, आगे आ गया a अपोन में a-4, इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कब, जब कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है कहां से, किसी नाभिक से। अब इसके बाद जो अपनी अगली हेडिंग है वो है अल्फा कणों की विशेषताएं। और बेटा अल्फा कण की जो विशेषताएं होती हैं उनमें पहले विशेषता मैं लिखता हूं, पहली बात करेंगे हम इसके ऊर्जा स्पेक्ट्रम की। नंबर 1 पर किसकी बात करेंगे, इसके ऊर्जा स्पेक्ट्रम। बेटा जो अल्फा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा विविक्त होता है, कैसा होता है, विविक्त होता है, मतलब सतत ना होकर कैसा होगा, विविक्त इसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है। अब बात करते हैं दूसरे गुण की इसकी, कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव तत्व होगा अपने पास तो उस रेडियो एक्टिव तत्व के एक नाभिक से उत्सर्जित जो अल्फा कण होता है उसकी ऊर्जा अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव तत्व के एक नाभिक से अपने अल्फा कण उत्सर्जित होंगे, मतलब एक से ज्यादा, दूसरा क्या है अल्फा कणों का उत्सर्जन, अल्फा कणों के उत्सर्जन में क्या होगा कि जब भी किसी नाभिक से एक से अधिक अल्फा कण अपने उत्सर्जित होंगे तो प्रत्येक अल्फा कण की ऊर्जा कैसी होती है बेटा, अलग अलग होती है। मतलब जितने अपने पास अल्फा कण उत्सर्जित होंगे प्रत्येक की ऊर्जा अपनी कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब तीसरी विशेषता की हम इसकी बात करते हैं तो तीसरी विशेषता होती है कि जो अपने पास मूल नाभिक होता है उस मूल नाभिक से जब अल्फा कण उत्सर्जन होता है तो इसके पश्चात बेटा वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। मतलब अल्फा कण उत्सर्जन के पश्चात जो नाभिक होता है वो कौन सी अवस्था में आता है, उत्तेजित अवस्था में, मतलब स्टार हो गया। स्टार बेटा हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है, तो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। बेटा जब भी कोई नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है तो वहां से गामा किरणें उत्सर्जित होती है। तो मतलब जब किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और इस उत्तेजित अवस्था से गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, फोटोन उत्सर्जित होता है, जिसके बाद ये स्थायी अवस्था में आता है। ठीक है, अगला जो होता है बेटा अपनी इसकी नंबर 4 विशेषता की हम बात करते हैं। तो जो नंबर 4 विशेषता होती है इसकी वो होती है कि जब भी अल्फा कण किसी गैस को आयनित करते हैं, ठीक है, तो जब भी अल्फा कण होंगे वो क्या करेंगे, गैस को आयनित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब वो गैस को आयनित करते हैं
तो ऐसी स्थिति में बेटा उसकी ऊर्जा हानि होती है, मतलब अल्फा कण की ऊर्जा ह्रास होती है या ऊर्जा हानि होती है। अगर बेटा ये लगातार ऐसा करता रहे तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उसकी संपूर्ण ऊर्जा हानि हो जाएगी। मतलब जब भी कोई अल्फा कण गैस को आयनित करेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि होती है और धीरे धीरे ये संपूर्ण ऊर्जा हानि में परिवर्तित हो जाती है। और बेटा संपूर्ण ऊर्जा हानि से पहले अल्फा कण जो दूरी तय करेगा, मतलब जो दूरी वो तय करता है, उस दूरी की अगर हम बात करें तो उस दूरी को अल्फा कण की परास कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं उस दूरी को? अल्फा कण की परास। कि जो अल्फा कण है वो गैसों को आयनित करता है, गैसों को आयनित करने के कारण उसकी ऊर्जा में कमी आती है। ये कमी जब अगर मान लो उसकी ऊर्जा हानि होती है, जब तक उसकी संपूर्ण ऊर्जा हानि नहीं होती उससे पहले वो जो अल्फा कण जितनी दूरी तय करेगा वो उसकी परास कहलाती है। बेटा इसके बाद अगले अगर हम नंबर 5 की बात करते हैं, नंबर 5 में क्या होता है अपने पास? दो वैज्ञानिक थे, एक था गाइगर और दूसरा था बेटा नटल। दो वैज्ञानिक थे गाइगर और नटल। तो गाइगर और नटल ने क्या कहा था कि जो अल्फा कण की परास होती है, अल्फा कण की परास, इस अल्फा कण की परास को बेटा कैपिटल आर से लिखते हैं। इस अल्फा कण की परास और विघटन नियतांक के मध्य एक संबंध दिया था इन्होंने। गाइगर और नटल ने क्या किया था? अल्फा कण की परास आर और विघटन नियतांक होता है बेटा लैम्बडा, विघटन की दर भी बोलते हैं इसको आगे, ठीक है। तो अल्फा कण की परास और लैम्बडा, यानी लैम्बडा क्या है अपने पास? विघटन नियतांक, इनके बीच इन्होंने एक संबंध दिया था। और वो संबंध होता क्या है? तो बेटा वो संबंध होता है log लैम्बडा बराबर a+b log r। यहाँ पर a और b जो बेटा अपने पास है वो नियतांक हैं, ठीक है। और अगर हर लैम्बडा का मान बढ़ता है यानी विघटन नियतांक में वृद्धि होती है तो अल्फा कण की जो परास होती है वो भी बढ़ती है। ये था गाइगर और नटल का संबंध, ठीक है। बेटा अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं अल्फा 6 के लिए तो उस एग्जांपल की बात करते हैं। देखो उस एग्जांपल में अपने पास होगा क्या? तो हमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि अपने पास एक परमाणु है 84 PO 210। ये एक अस्थायी परमाणु है बेटा। कैसा परमाणु है? ये एक अस्थायी परमाणु है या एक अस्थायी नाभिक है, पोलेनियम। इस अस्थायी नाभिक से जब कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो यहाँ पर 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मतलब जब यहाँ से एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। तो हमें निकालना क्या है कि जो नाभिक यहाँ पर उत्पादित होगा उसकी हमें पहचान करनी है कि कौन सा नाभिक यहाँ पर उत्पादित होगा और उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। और द्रव्यमान ज्ञात करने के अलावा यहाँ पर उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊर्जा भी ज्ञात करनी है, मतलब विखंडन ऊर्जा Q का मान भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बेटा अब देखो यहाँ से कौन सा कण उत्सर्जित होगा? अल्फा कण उत्सर्जित होगा। तो देखो अल्फा कण के लिए लेते हैं 84 PO 210। यहाँ से जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो बेटा परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आएगी? 2 की। मतलब 84 का हो गया 82 पर होता है Pb, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी आती है? 4 की। मतलब ये कितना हो गया? 6। प्लस में हमें क्या मिलेगा? 2He4। अगर बात करें यहाँ पर उत्पाद नाभिक कौन सा है तो बेटा ये वाला जो नाभिक है ये कौन सा नाभिक है? उत्पाद नाभिक है Pb अपने पास, ठीक है। अगर इस उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान की बात करते तो जो इसकी परमाणु संख्या है वो कितनी है? 206 है। बेटा एक द्रव्यमान संख्या हमेशा एक AMU के बराबर होती है, ठीक है। तो 206 कितने के बराबर होगी? 206 AMU। ये हो गया इसका द्रव्यमान। अब आगे बात करते हैं विखंडन ऊर्जा। विखंडन ऊर्जा का बेटा हमने फॉर्मूला निकाला था, Q बराबर किसके होता है? तो ये होता है A/A-4 और N2 में क्या आ गया? E अल्फा। हो गया मान? ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? द्रव्यमान संख्या अपने पास कितनी है बेटा? 210 है उत्पाद की। अपोन में क्या आएगा? 210 और माइनस में क्या आएगा? 4। मतलब ये अपना उत्पाद बन गया। ये द्रव्यमान संख्या A रही, इससे उत्पाद बना अपने पास। N2 में अल्फा कण के लिए कितनी है? 5.3। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 210 बटा में 206 इंटू 5.3, लगभग 1 के लगभग मान आएगा यहाँ से। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो उत्तर अपना आता है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विखंडन से हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है।
अगली जो अपनी हेडिंग है वो है अल्फा कणों की परास। तो अब हम अल्फा कणों की परास की बात करते हैं। परास का मतलब क्या होता है? आर। तो बेटा जो अल्फा कण की परास होती है, मतलब जो आर होती है, वो थी क्या कि जो अल्फा कण होते हैं वो गैसों को हमेशा आयनित करते हैं। जब ये गैस को आयनित करते हैं तो इनकी ऊर्जा में हानि होती है। इनकी संपूर्ण ऊर्जा हानि से पहले ये अल्फा कण जितनी दूरी तय करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? परास, जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। हो गया बेटा। जो अल्फा कणों की परास होती है उसकी निर्भरता की हम बात करते हैं। तो अल्फा कणों की परास की जो निर्भरता होती है, एक तो बेटा किस पर निर्भर करती है? अल्फा कण की ऊर्जा पर। और बेटा अल्फा कण की कौन सी ऊर्जा आती है? खाली गतिज ऊर्जा होती है। तो एक तो ये किस पर निर्भर करती है? अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। दूसरा, अपने पास गैस को आयनित करती है तो किस पर निर्भर करती है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है कि गैस की प्रकृति कैसी है, तो उसी प्रकार से उसको आयनित किया जाएगा। तीसरा होगा, जो अपने पास होता है वो होता है गैस के आयनीकरण विभव पर। किस पर निर्भर करेगा? गैस के आयनीकरण विभव पर। और नंबर 4 बेटा है जिस पर निर्भर करता है वो है गैस की भौतिक अवस्था पर। किसकी भौतिक अवस्था? ये गैस जिसको आयनित किया जाता है उसकी भौतिक अवस्था पर इसका मान क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है बेटा। इसके बाद गाइगर नटल संबंध मैंने आपको बता दिया। विशेषताओं में क्या होता है कि गाइगर और नटल ने क्या किया था? अल्फा कणों की जो परास थी कैपिटल आर और विक्टर नियतांक जो लैम्डा होता था उसके मध्य एक संबंध दिया था। और वो संबंध क्या होता है? वो होता है log लैम्डा बराबर a प्लस बी log आर। अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा, और अगर लैम्डा का मान घटेगा तो किसका मान घटेगा? आर का मान घटेगा। यही संबंध था, गाइगर और नटल का संबंध था। ठीक है। अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचा जाता है यहाँ पर एक log लैम्डा और log आर के बीच में, मतलब कौन कौन से हो गए? विक्टर नियतांक और आर के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो हमें बेटा जो ग्राफ प्राप्त होता है वो लगभग एक ऐसा ग्राफ आता है। ये होता है यहाँ पर log लैम्डा और ये होता है log आर। इनके बीच में ग्राफ, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और सीधी रेखा कब प्राप्त होती है बेटा? जब वो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। ये हो गया अपना अल्फा 6 कंप्लीट। बेटा कल हम पढ़ेंगे कि बीटा 6 होता क्या है। कल बीटा 6 पूरा हो जाएगा, न्यूट्रिनो परिकल्पना हो जाएगी, एंटी न्यूट्रिनो परिकल्पना हो जाएगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गामा 6 क्या होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।